Hello, my name is Gaurav, and today we are going to continue the topic which we have left, right? The topic was power sharing. So in last chapter, we studied about the power sharing. We studied the definition of power sharing, and with this definition, we also studied the centralization and decentralization process in India. We studied about the Belgium, we studied about the Sri Lanka, and we also studied that how the problem arose in Belgium, किस तरीके से बेल्जियम ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, किस तरीके से बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया ताकि वहाँ पर मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी के साथ पावर शेयर कर सके। हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से बेल्जियम ने पावर शेयरिंग करने के बाद कितना प्रोग्रेस किया। वी ऑल्सो स्टडीड दैट इन श्रीलंका the war between Sinhala and the Tamil people completely ruined the country, and how not doing power sharing can lead to any country from prosperity to destruction, right? So अब हम आगे पढ़ेंगे कि why power sharing is desirable और क्या power sharing इंडिया में भी होती है, और हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर पावर शेयरिंग इंडिया में होती है तो कितने तरीके की होती है, उसके फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल होती है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। सो सबसे पहला पॉइंट है कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों होती है। इसके दो रीजंस हैं, एक रीजन है प्रूडेंशियल रीजन और एक रीजन है मॉरल। प्रूडेंशियल रीजन वो रीजंस होते हैं जहां पर लॉस और गेन की थ्योरी एक्सेप्टेबल या फिर एप्लीकेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो हमसे क्या छिन जाएगा, और अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे तो हम क्या पा सकते हैं। तो एग्जाम्पल है प्रूडेंशियल। तो ये है प्रूडेंशियल रीजन। तो स्टूडेंट्स, बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी के बाद आप इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं कि अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो हम क्या खो सकते हैं और हमारी कंट्री में क्या क्या नेगेटिव डेवलपमेंट हो सकते हैं। तो अगर प्रूडेंशियल रीजन की बात करें तो पहला रीजन है कि अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो हमारे देश में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में टेंशन क्रिएट होगी, राइट। तो अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं, पावर शेयरिंग एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट को हम एक्सेप्ट करते हैं, तो सबसे पहला रीज़न है कि हमारी कंट्री में पावर शेयरिंग करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम सिविल वॉर को अवॉइड कर सके। सो पावर शेयरिंग प्रिवेंट्स सिविल वॉर। और क्या हो सकता है हम पावर शेयरिंग करें तो, इफ वी डू पावर शेयरिंग अ कंट्री कैन प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम मेजर डिविजन। यस, आपको तो याद ही होगा 1947 में क्या हुआ था। हमारी कंट्री आज़ाद तो हुई थी, लेकिन हमारी कंट्री आज़ाद होने के साथ साथ पार्टीशन भी हुई थी। अगर हमने या दूसरी कम्युनिटी ने एक दूसरे के साथ मिलकर अकोमोडेट करने की कोशिश की होती, पावर को शेयर करने की कोशिश की होती, तो क्या हमारी कंट्री के टुकड़े होते? शायद नहीं। तो पावर शेयरिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज यानी कि जो गेन थ्योरी है वो ये है कि पावर शेयरिंग से हमारी कंट्री के टुकड़े होने से बचाया जा सकता है। तो पावर शेयरिंग ऑल्सो प्रिवेंट्स डिविजन ऑफ कंट्री। और क्या रीजन हो सकता है? वेल, पावर शेयरिंग पॉलिटिकल सिनेरियो को भी चेंज कर सकती है। अगर किसी कंट्री में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में कंटिन्यूअस सिविल वॉर हो सकती है, सिविल कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उस कंट्री में क्या कोई सरकार स्टेबल रह सकती है? आई थिंक नहीं। तो पावर शेयरिंग करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि पावर शेयरिंग से कंट्री में स्टेबिलिटी आती है। सो इट स्टेबलाइजेस द गवर्नमेंट। सरकार को स्टेबलाइज होना क्यों ज़रूरी है? वेल, सरकार को स्टेबलाइजेशन मिलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर सरकार स्टेबल होगी तभी सरकार मजबूत हो सकती है, और एक मजबूत सरकार ही किसी भी तरह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट कर सकती है। So stabilization for any government is very important because it is a stabilization which gives
government the additional benefit of being economical, political and socially strong country. So power sharing is the one basic ingredients in any democratic country which gives your government strength, and through this strength any country can become prosperous country. याद रखना, किसी भी कंट्री को अगर प्रॉस्परस बनना हो, किसी भी कंट्री को अगर डेवलप बनना हो, तो उसका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. और सोशली स्ट्रांग कोई कंट्री कब होती है? जब कोई कंट्री सरकार को स्टेबल रखती है, राइट? तो ये है हमारे प्रूडेंशियल रीजन, हमें पावर शेयर क्यों करना चाहिए. अब हम बात करते हैं मोरल रीजन की तरफ. पावर शेयरिंग करने का मोरल रीजन क्या है, राइट? तो पावर शेयरिंग करने का moral reason है that power sharing is a spirit of democracy. Well, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे आपके 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर से. पहला चैप्टर था फ्रेंच रेवोल्यूशन, दूसरा चैप्टर था रशियन रेवोल्यूशन और तीसरा चैप्टर था नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. इन तीनों चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से एक डिक्टेटर पूरी कंट्री को बर्बाद करके रख सकता है. इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन वी हैव स्टडीड अबाउट लुई 16, जिस लुई 16 की वजह से पूरा फ्रांस परेशान था, पूरा फ्रांस लगभग बर्बाद हो चुका था. उसके बाद हमने पढ़ा मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के बारे में, जिसकी वजह से फ्रांस का जो सोशल स्ट्रक्चर था वो पूरा खराब हो चुका था. ठीक है, सोचो कि अगर ये पावर शेयर करते तो क्या फ्रांस इतने मुसीबत को देखता? नहीं. तो फ्रांस अगर पावर शेयर करता तो शायद ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कहलाती, और फ्रांस में डेमोक्रेसी बहुत पहले प्रॉस्पेरस हो चुकी थी, और ना ही फ्रांस के लोग उस लुई 16 के या जैकोबिन क्लब के प्रेसिडेंट मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के खिलाफ खड़े होते. तो पावर शेयरिंग इज अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. सेकंड चैप्टर में आपने देखा किस तरीके से जार निकोलस सेकंड ने रशिया में अपनी पावर को ड्यूमा को शेयर नहीं किया था. तो क्या हुआ था 1917 में? यस, उन्हीं के लोगों ने जार निकोलस के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था. थर्ड चैप्टर में सोचो कि अगर हिटलर ने जूइश के साथ भी पावर को शेयर किया होता, तो हिटलर ने जहां अपनी कंट्री को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरस बनाया, क्या वो कंट्री को इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल स्टेबल भी तो बना सकता था. लेकिन क्योंकि उसने जूइश के साथ, जिप्सीज के साथ, पॉलिश के साथ, रशियंस के साथ पावर को शेयर नहीं किया, तो क्या हुआ जर्मनी का? अल्टीमेटली जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 सेकेंड में हारा, राइट? और हारने के बाद जो जर्मनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरस बनने वाला था वो बर्बाद हो गया. बहुत टाइम लगा था जर्मनी को स्टेबलाइज होने में. तो अगर जर्मनी में हिटलर भी जूइश के साथ पावर को शेयर करता, तो क्या वो डेमोक्रेसी के स्पिरिट को इनकरेज नहीं करता? तो ऐसी डेमोक्रेसी का क्या फ़ायदा जहां पर आप किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ पावर को शेयर नहीं करो? ऐसी डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है. तो डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल तभी सेट किया जा सकता है जब डेमोक्रेसी में पावर को शेयर किया जाए. तो ये मॉरल रीजन कहलाता है. दैट मॉरल रीजन इज डेमोक्रेसी इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी की आत्मा बसती है पावर शेयरिंग में. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम इंडिया में पावर शेयर करते हैं? आंसर है यस. इंडिया हमारी एक ऐसी कंट्री है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा धर्म और दुनिया का सबसे छोटा धर्म बड़ी शांति के साथ रहते हैं. दुनिया में कई सारी कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने अपना कोई ऑफिशियल धर्म बना रखा है. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का ऑफिशियल धर्म है इस्लाम. लेकिन हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर दुनिया के सभी धर्म बड़े शांति के साथ रहते हैं. और शायद इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारी कंट्री बिलीव करती है, स्ट्रांगली बिलीव करती है कि हम पावर को शेयर करने में, और हम पावर के साथ सेंट्रलाइजेशन में नहीं बल्कि डिसेंट्रलाइजेशन में बिलीव करते हैं. और इसीलिए हमारी कंट्री आज़ादी के इतने सालों के बाद भी एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री है. इसके बावजूद कि हमारी कंट्री में दुनिया के सारे धर्म, दुनिया की सारी जातियाँ, दुनिया के सारे भाषाएं, बोलियां सब एक साथ रहती है. तो लेट्स सी हम भारत में कितने तरीके से पावर को शेयर करते हैं.
Well, in India, we share power in different forms. The first power sharing form is among the different organs of the government. So first power sharing is among the organs of गवर्नमेंट। वेल स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के 3 ऑर्गन होते हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के 3 ऑर्गन होते हैं। नाउ द फर्स्ट ऑर्गन इज लेजिस्लेटिव। ये जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है सरकार का, ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन सरकार के लिए कानून और पॉलिसी को फॉर्म करता है। सो लेजिस्लेटिव मेक्स लॉ। दूसरा ऑर्गन होता है एग्जीक्यूटिव, जो कानून, जो पॉलिसीज लेजिस्लेटिव फॉर्म करती है, उस कानून को एग्जीक्यूटिव इंप्लाई करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, राइट? Or while making the law or after making the law, if any dispute arises, the dispute goes to third organ of the government, that is judiciary. So judiciary resolves the disputes. It also interprets the law. So there are 3 type of organ in Indian government setup, and these organs are legislative, executive and judiciary. And student, none of the organ is above or below the other organ. ये organ सब एक ही प्लेटफॉर्म पे होते हैं। ये सारे ऑर्गन सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं और कोई भी ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से नीचे या ऊपर नहीं है। लेकिन अगर कोई ऑर्गन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बाहर जाके काम करता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करता है, कुछ ऐसा काम करता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, तो बाकी के ऑर्गन उस एक ऑर्गन को चेक करते हैं और उसके बाद बैलेंस करते हैं। इसलिए सरकार के इन तीनों ऑर्गन का एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करने को हम बोलते हैं द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। और ये ऑर्गन एक वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल तरीके से काम करते हैं। हर ऑर्गन इक्वल है, हर ऑर्गन इंडिपेंडेंट है, राइट? और इसीलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी कहते हैं। तो आपको समझ में आया सरकार किस तरीके से अपने ऑर्गन्स के थ्रू काम करती है। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके का पावर शेयरिंग, किस दूसरे फॉर्म से हमारी सरकार पावर को शेयर करती है। दूसरे तरीके की पावर शेयरिंग है जब सरकार अपने ऑर्गन्स के साथ साथ अपने लेवल्स के साथ भी पावर शेयर करती है। लेवल्स का मतलब होता है सरकार के अलग अलग सेंट्रलाइजेशन के प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल, हमारे सरकार के 4 लेवल होते हैं बेसिकली। पहला लेवल जो होता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा लेवल होता है स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा लेवल होता है लोकल गवर्नमेंट, और इसी के साथ वैसे तो 3 ऑर्गन होते हैं बट हम एज्यूम कर लेते हैं कि चौथा ऑर्गन है पंचायत, जो कि विलेज लेवल पे होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट वो कानून बनाती है जो कानून पूरे देश पे एप्लीकेबल होता है। स्टेट गवर्नमेंट वो कानून बनाती है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट पे एप्लीकेबल होता है। लोकल गवर्नमेंट वो कानून बनाते हैं जो किसी एक शहर में एप्लीकेबल होता है। और पंचायत सरकार विलेज के कानून के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर आप इसके लेवल को देखो तो हर लेवल अपने दूसरे लेवल से
सबऑर्डिनेट है. एवरी लेवल इज अ सबऑर्डिनेट ऑफ द अबव लेवल, राइट. इसलिए हम इस तरह की पावर शेयरिंग को बोलते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग. इस तरह की पावर शेयरिंग में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली मेंशन किया है कि किस तरह की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या पंचायत कौन से सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है. और वो कानून को क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करने के बाद ये भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कोई भी लेवल दूसरे लेवल पे इंटरफेयर नहीं कर सकता जब तक कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन परमिट नहीं करता है. तो अगर देखा जाए तो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है या लोकल गवर्नमेंट होती है या पंचायत लेवल होती है, ये होती तो सेंट्रल गवर्नमेंट से नीचे, बट कुछ मामलों में ये इंडिपेंडेंटली काम करती है, इंडिपेंडेंटली फैसला भी लेती है ताकि हमारे देश का वेलफेयर हो सके और हर चीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़े. ठीक है, तो इस तरह की पावर शेयरिंग को बोलते हैं पावर शेयरिंग अमंग द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. अब हम पढ़ते हैं थर्ड टाइप ऑफ फॉर्म, अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग व्हिच इंडियन गवर्नमेंट डज. हमारे देश में, as I said, there are many religion, there are many caste. Now there were many caste in our country during independence of our country, which were lagging behind. वो बहुत पीछे रह चुके थे. वो कई लोग ऐसे थे जो ट्राइबल इलाके के लोग थे. कई कास्ट हमारे देश में ऐसी थी जिन्हें बैकवर्ड कास्ट कहा जाता था, और कई कास्ट ऐसी थी जो मेन स्ट्रीम से बहुत दूर थी. तो हमारे देश ने क्या किया, संविधान बनाते समय उन सभी ट्राइब्स की, उन सभी कास्ट की एक लिस्ट प्रिपेयर की, जिस लिस्ट को हम बोलते हैं शेड्यूल्ड लिस्ट. उसके अंदर जितने भी ट्राइब्स और कास्ट को रखा गया उन्हें बोला गया शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब. अब हमारे देश में हमने इनके साथ कैसे पावर शेयर किया. हमारे देश ने इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, शेड्यूल्ड कास्ट को रिजर्वेशन दिया ताकि ये रिजर्वेशन लेने के बाद हमारे देश में मेन स्ट्रीम में शामिल हो सके. तो हमारे देश में जो फॉरवर्ड क्लास थी, हमारे देश में जो जनरल कैटेगरी की कास्ट थी, उन्होंने अपनी पावर को इनके साथ ऐसे शेयर किया कि हमने आज इन्हें अपने जॉब में, अपनी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन में शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया, और शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के साथ हमने इस तरीके से पावर शेयर किया ताकि हमारे देश में सभी लोग इक्वल फुटिंग पे हों और हम देश के लिए इक्वल रूप से कंट्रीब्यूशन कर सकें. तो ये है हमारे देश में सोशल पावर शेयरिंग का सबसे एक परफेक्ट एग्जांपल. नाउ नेक्स्ट पावर शेयरिंग इज पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि प्रेशर ग्रुप का मतलब और पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है. वेल स्टूडेंट, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है एक ऐसी पार्टी जिसके अंदर जो ग्रुप मेंबर्स हो उनका गोल, उनका पॉलिटिकल गोल सेम होता है, उनकी आइडियोलॉजी सेम होती है और वो चुनाव लड़ते हैं. सो पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विद सेम आइडियोलॉजी एंड कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड इट कंटेस्ट द इलेक्शन. प्रेशर ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसकी आइडियोलॉजी भी सेम होती है, जिसका ऑब्जेक्टिव भी कॉमन होता है, बट ये ग्रुप कभी चुनाव नहीं लड़ता. ये सरकार को बाहर से प्रेशर देता है कि कोई सरकार इनकी पॉलिसीज को, इनके लॉस को कंसिडर करे और उसके अकॉर्डिंग ही हमारे देश में लॉ बनाए. फॉर एग्जाम्पल एंटी करप्शन ग्रुप. सपोज करो कि आप सब लोग मिलकर एक ऐसा ग्रुप फॉर्म करते हो जो सरकार को करप्शन करने से रोकता है और सरकार को प्रेशर करता है कि सरकार अपनी लॉस को इतना सख्त करे कि करप्ट लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके. सरकार कानून बनाती है कि हम करप्ट लोगों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, लेकिन आपके ग्रुप ने चुनाव नहीं लड़ा, वो सिर्फ वेलफेयर के लिए काम कर रही है, और आपके ग्रुप ने सरकार पे बिना चुनाव लड़े
बाहर से प्रेशर क्रिएट किया, तो आप कौन हुए? आप हुए प्रेशर ग्रुप। तो अब हम पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप के साथ कैसे पावर शेयर करते हैं? वेल, आपको तो पता ही होगा, जब हमारे देश में किसी भी तरह का कोई चुनाव होता है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी को गेन करने के लिए पूरी कोशिश करती है, लेकिन कई बार चुनाव में मेजोरिटी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलता। तो फिर क्या होता है? तो फिर सब पॉलिटिकल पार्टी मिलकर अपनी अपनी सीट्स को शेयर करती है और फिर एक सरकार बनाती है जिसको हम बोलते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट। ये कोलिशन गवर्नमेंट सरकार बना के अपनी अपनी पोर्टफोलियोज को शेयर करती है। फॉर एग्जांपल, एक पोर्टफोलियो दूसरी पार्टी के पास होता है, पहला पोर्टफोलियो पहली पार्टी के पास होता है, और ये दोनों आपस में पोर्टफोलियो शेयर करने के बाद अपनी पावर्स को शेयर करते हैं और कोशिश करते हैं कि पूरे टर्म के लिए सरकार चला सकें। तो इस तरीके से हमारे भारत में चौथी तरह की पावर शेयरिंग होती है। सो वी हैव 3 or 4 forms of power sharing. First form is power sharing among the different organs of the government, which is also called horizontal power sharing. Power sharing among the different levels of the government, which is also called vertical power sharing. Power sharing among the different social groups, and power sharing among the different political parties. तो ये 4 वो फॉर्म्स हैं जिसके थ्रू हमारा देश चलता है और हमारे देश में पावर शेयर होती है। आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आप इस सारे चैप्टर को समझ सके होंगे। दिस वॉज द एंड ऑफ द L2 लेसन ऑफ द सेम चैप्टर, पावर शेयरिंग। थैंक यू।